Hello बच्चों, very good afternoon to all of you. Today I'm once again here to present you another video, the very first video of your politics. Students, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक दूसरा सीरीज़ वापस ले करके, जो कि पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है। पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, जिसको हम बेसिकली पॉलिटिक्स भी कहते हैं, बट हियर हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस इसको कहेंगे। ओके, सो पॉलिटिकल साइंस का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ओके, सो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम इसको पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी की जर्नी को स्टडी किया कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को, मतलब उनके पहलुओं को हमने स्टडी किया लास्ट ईयर क्लास 9 के स्टूडेंट्स। दो स्विच टू क्लास 10th नाउ, जो बच्चे अभी 10th पहुँच चुके हैं वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने डेमोक्रेसी की एक यात्रा, एक जर्नी कंप्लीट की लास्ट क्लास अमंग फ्यू लेसन्स। सो ये चीज़ें हमने देखा कि डेमोक्रेसी के जब हमने बारे में देखा तो हमने एक चीज़ पाया कि डेमोक्रेसी में जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो एक हाथों में नहीं सिमटी हुई होती हैं। डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि जहाँ पे डेमोस एंड क्रेसी हो। ठीक है, जहाँ पे डेमोस हो, जहाँ डेमोस और क्रेसी हो। सो डेमोस एंड क्रेसी मीन्स, ओके, डेमोस मीन्स पीपल, ओके, एंड क्रेसी मीन्स रूल। ठीक है बच्चों, तो डेमोक्रेसी मीन्स द रूल बाय पीपल। जो हमने देखा कि डेमोक्रेसी में जो पावर होता है वो एक हाथों में एक्सरसाइज नहीं होता है, एक हाथों में नहीं होता है, या ठीक है, तो या किसी एक ऑर्गन, किसी एक इंस्टीट्यूट के हाथों में नहीं होता है। इंस्टीड द पावर रेस्ट द पावर रेस्ट इन मेनी हैंड्स ना। इसके अलावा यहाँ जो पावर होता है वो कई हाथों में बटा हुआ होता है। ठीक है, तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में ये स्टडी किया, तो हमने ये भी पढ़ा कि जब पावर कई हाथों में बटा होता है, जब पावर जो है वो कई हाथों में बटा होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि उसका एक इंटेलिजेंट शेयरिंग होती है। पावर का कई हाथों में बटने का मतलब होता है कि अगर हम पावर को अलग अलग रेशियो में, ठीक है, अलग अलग रेशियो में बांट दें तो उस इनइक्वालिटी की वजह से, इनइक्वालिटी जो क्रिएट होगी, उस इनइक्वालिटी की वजह से इनके बीच में बायस क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पावर क्या होता है, पावर को एक जेन्युइन तरीके से या फिर एक इंटेलिजेंट मैनर में शेयर किया जाता है अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ओके, लेजिस्लेचर के बीच में, जुडिशरी के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में। ये हमने एक बार देखा ना कि एक इम्पॉर्टेंट तरीके से जो है डेमोक्रेसी के डिज़ाइन में शामिल होता है। ठीक है, तो ये एक जर्नल सेंस में हमने पढ़ा था कि ये इस तरह से हम पावर को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर यहाँ इस चैप्टर में हम इस डेमोक्रेसी के पावर शेयरिंग को ना हम और बेहतर ढंग से पढ़ेंगे कि कैसे और बेहतर ढंग से डेमोक्रेसी को और किस किस तरीके से पावर को एक जेन्युइनली शेयर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ हम ये भी देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ यहाँ पे इस चैप्टर में हम दो एग्जाम्पल्स को इस चैप्टर में हम सेट करेंगे। दो एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे पावर शेयरिंग के, जो कि बेसिकली श्रीलंका और बेल्जियम होंगे। दो देशों के पावर शेयरिंग मेथड्स को स्टडी करेंगे, दोनों देशों के प्रॉस एंड कॉन्स को स्टडी करेंगे, मींस क्या वहाँ पे नुकसान और फ़ायदे हुए पावर शेयरिंग के अलग अलग मेथड से, हम उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा इन दोनों ने पावर शेयरिंग को कैसे हैंडल किया,
और इनके अपने आउटकम्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, ठीक है। और इसके अलावा जो है दिस टॉपिक ऑल्सो अलाउज अस टू डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे हम और भी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा वो हम ये पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए, इज़ इट रिलेवेंस और नॉट, हम इस चीज़ को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी स्टडीड हियर, ओके। सो डोंट मिस द लेक्चर, try to grab everything, ओके। हर एक लेक्चर को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऑप्टिमम वे में इस लेक्चर को मैं आप तक पहुँचा पाऊँ और आपकी समझ को और डेवलप कर सकूँ, ओके स्टूडेंट्स। सो विद दीज वर्ड्स let us begin our journey of power sharing right here in this lesson, okay। So students, as I told you, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इस चैप्टर में 2 एग्जाम्पल्स को पहले पढ़ेंगे, उनके पावर शेयरिंग मेथड्स को पढ़ेंगे। उसमें एक कंट्री होगा बेल्जियम और दूसरा होगा श्रीलंका, ओके। सो अब पहले तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ओके। जो बेल्जियम है स्टूडेंट्स, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। बेल्जियम एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, ओके। और छोटा इतना है कि एरिया में वो स्टेट लाइक हरियाणा से भी छोटा है, हमारे हरियाणा से भी जो है वो छोटा है, स्मॉलर है वो, ठीक है। हरियाणा से भी छोटा है एरिया में। और जो इसके बॉर्डर हैं वो फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, ठीक है, जर्मनी के साथ जो है, और इसके अलावा लग्जमबर्ग के साथ इसकी सीमाएं शेयर करता है। ये अपनी सीमाएं दूसरे देशों के साथ शेयर करता है इसी ऑर्डर में। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़, ओके। और जो इसकी जनसंख्या है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझिए कि पॉपुलेशन कितनी है इसकी, 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, ठीक है। अब अपने उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की बात करेंगे। सो इन उत्तर प्रदेश देयर आर 23 करोड़ पीपल्स लिव, ओके। सो उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ लोग रहते हैं, तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का 1/123 पार्ट जो है वो बेल्जियम है, और एरिया में वो हरियाणा से भी छोटा, ठीक है, एक कंट्री है, ठीक है। So about half the population of Haryana, okay। So the ethnic composition of this small country is very complex, ठीक है। फिर बात आती है कि जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, ठीक है, इस छोटे से देश की वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक को हम हिंदी में कहते हैं नृजातीय, ओके। सो एथनिक से हम मतलब रखते हैं लाइक यू नो एथनिक इज़ एन आइडेंटिटी, ठीक है। एथनिक आइडेंटिटी होती है, जैसे हम अपने आप को फ्रेंच बोलते हैं, हम जर्मन बोलते हैं, हम इंडियन बोलते हैं, तो ये हमारी एथनिसिटी है, ये हमारी पहचान है, ठीक है। इसके साथ साथ हम अपने आप को एक और सेंस में एथनिसिटी की बात करेंगे, तो हम अपने आप को बोलते हैं, ओके, हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, हम अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं, तो ये भी हमारी एथनिसिटी है जो हमारी एक पहचान को डिनोट करती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। और सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड, ओके, शेयर्ड कल्चर, एक सामाजिक विभाजन, ठीक है, समाज का ऐसा विभाजन जो किस पे आधारित हो, जो शेयर्ड कल्चर पे, साझा संस्कृति पे आधारित हो। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट, तो जो लोग अपने आप को एक जो अपने आप को मानते हैं कि वो एक कल्चर से या एक तरह से
एक सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वो अपने आप को एक डिसेंडेंट, कॉमन डिसेंडेंट मानते हैं, और फिजिकल टाइप में, कल्चरल टाइप में कहीं ना कहीं अपने अंदर एक सिमिलैरिटीज़ को फील करते हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम उनको कहते हैं एथनिक लोग। तो जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है बेल्जियम का ना। पूरी जो कंट्री की पॉपुलेशन है, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में 59% जो है पॉपुलेशन, वो 59% पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली जो है फ्लेमिश रीजन है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का वो फ्लेमिश रीजन है। ठीक है, और वहाँ पे लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, एंड जो 40% के आसपास जो एरिया है, 39 या 40% के आसपास का एरिया, ठीक है, जिसको वेलोनिया कहा जाता है। ओके, तो वेलोनिया जो है, वो जो क्षेत्र है 39% वेलोनिया, वहाँ पे लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, 59% वो लोग 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, और रीज़न जो उनका होता है उसको कहा जाता है फ्लेमिश। 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, उनके एरिया को वेलोनिया कहते हैं। बचा 1% एरिया, उस 1% एरिया में, ठीक है, उसमें जर्मन, बेल्जियन जो है, 1% जो एरिया है उसमें जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। तो डच, फ्रेंच और जर्मन 3 लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ की लैंग्वेज, ये लैंग्वेज बोलने वाले समूह भी एक एथनिक समूह होते हैं। ठीक है, तो ये एथनिसिटी में इतनी कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, लगभग अब इसमें से क्या है कि कैपिटल जो सिटी है, जो कैपिटल सिटी होता है बेल्जियम का, उसको ब्रसल्स बोलते हैं। ठीक है, ब्रसल्स। तो जो ब्रसल्स हैं, ब्रसल्स जो है उसकी वहाँ के जो कॉम्पोजिशन है वो देश की कॉम्पोजिशन से बिल्कुल अलग है ना। वहाँ देश के उल्टा कॉम्पोजिशन पाया जाता है। लगभग कैपिटल का 80%, ठीक है, कैपिटल का 80% जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। वहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले मेजॉरिटी में रहते हैं, और 20% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, मींस कैपिटल में डच माइनॉरिटीज़ हैं, फ्रेंच मेजॉरिटी हैं, और पूरे नेशन में डच मेजॉरिटी हैं और फ्रेंच माइनॉरिटीज़ हैं। ठीक है ना। तो ये एक कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे पाया जाता है। ओके ओके, तो फिर अब आगे देखते हैं। इतने पे ही इसकी एंड नहीं होता है। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब देखो, उसमें एक अलग डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, माइनॉरिटी के लोग जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, जो देश में माइनॉरिटी हैं वो फ्रेंच हैं ना, रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, वो अमीर और क्या हैं, शक्तिशाली हैं। ठीक है, सो दिस वाज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, और इस चीज़ से डच जो बोलने वाली कम्युनिटी है वो इस बात से असंतुष्ट रहती है, हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना। क्योंकि क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चांस है, जो अवसर है, ठीक है, और एजुकेशन का, वो उन्हें बहुत लेट में मिला। किनको? डच लोग इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि वो मेजॉरिटी में हैं, फिर भी उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के जो चांस हैं वो बहुत ही लेट मिले हैं। ठीक है, इस बात की संतुष्ट रहती, इसीलिए वो क्या हैं, वो पिछड़े हुए और कमज़ोर हैं। और इसके अलावा जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो अमीर हैं, और इसके साथ साथ वो पावरफुल भी हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन जो है वो बेल्जियम में देखने को मिलता है। अब इससे क्या होगा, अगर एक समाज में, एक सोसाइटी में दो अलग अलग तरह के लोग रहेंगे ना, दो अलग अलग इकोनॉमी के लोग रहें, एक जगह पे दो अलग अलग कलर के लोग रहें, एक गोरा रहे एक काला रहे, तो
क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्सिटी का जन्म हो जाता है, एक टेंशन डेवलप हो जाता है उन दोनों के बीच में। वही सेम चीज़ें फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में वो बेल्जियम में शुरू हो गया, क्योंकि फ्रेंच कम संख्या में थे लेकिन रिच एंड पावरफुल थे, और डच जो थे वो ज़्यादा संख्या में थे लेकिन पुअर और बैकवर्ड थे, इलिटरेट थे। तो इस वजह से जो है ना एक टेंशन जो है इन दोनों के बीच में, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में 1950 से लेकर के 1960 तक चलता रहा। तो जो टेंशन था इन दोनों के कम्युनिटीज़ के बीच में वो और एक्यूट कहाँ हो गया, ब्रसल्स में, मतलब कैपिटल क्षेत्र में। ये जो इनके बीच का तनाव था, टेंशन था, वो और सेवर और डीप था कैपिटल एरिया में। क्यों ऐसा था, मैंने बताया कि कैपिटल एरिया में देश के जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसका अपोजिट पॉपुलेशन कंपोजिशन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, कैसे पाया जाता है उस चीज़ को मैंने बताया था कि जहाँ नेशन में डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में हैं पूरे कंट्री में, वहीं कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग जो हैं वो मेजॉरिटी में रहते हैं और डच माइनॉरिटी में रहते हैं। तो उसका क्या हुआ कि उसका परिणाम क्या हुआ कि ब्रसल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रसल्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है देखने को मिला। ठीक है, स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री, कि डच के जो लोग थे, डच बोलने वाले, वो देश में तो मेजॉरिटी कहलाते थे लेकिन वो कैपिटल में माइनॉरिटी थे। ठीक है, तो ये एक वजह से क्या हुआ कि कैपिटल में ये समस्या, तनाव और ज़्यादा डीप था, क्योंकि कैपिटल में बहुत सी चीज़ों को एंजॉय कौन कर रहा था, उनको कौन एंजॉय कर रहा था, उनको एंजॉय कर रहे थे स्पेशली फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। और जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो कैपिटल एरिया में वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये टेंशन, एक तरह से ये कॉम्पोजिशन जो है एक टेंशन का कारण था बेल्जियम के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही हम श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक कि श्रीलंका की लोकेशन आपको बताने की ज़रूरत है। यू ब्रॉट अप विद दिस watching the location of Sri Lanka on the foot of your Indian map. ओके, तो हमारे साउथ में पड़ता है श्रीलंका, एक छोटा सा कंट्री है। ठीक है, एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। ठीक है, आइलैंड मतलब कि वो चारों तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा होता है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। ठीक है, वो एक आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के साउथ कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग 14 से लेकर 28 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, तो इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल्स। यहाँ पे बेल्जियम का 2 टाइम पॉपुलेशन है। वहाँ 1 करोड़ था, यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। ठीक है, और इसके अलावा द सेम एज इन हरियाणा, जैसा कि हरियाणा में पॉपुलेशन है, एकदम वैसे ही पॉपुलेशन वहाँ पे पाई जाती थी। ठीक है, लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन साउथ एशिया रीजन के और देशों की तरह श्रीलंका हैव अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका में भी काफ़ी डाइवर्स पॉपुलेशन रहती थी। ठीक है, अब डाइवर्सिटी कैसी थी वो भी देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन में एथनिक कॉम्पोजिशन को एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, श्रीलंका का एक डाइवर्स कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन में। मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हला स्पीकर्स। जो सबसे बड़ा वहाँ पे सोशल ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, वो सिन्हलाज हैं। सिन्हला लोग जो हैं, वो सिन्हला बोलने वाले लोग जो हैं 74% जो है पाए जाते हैं। तमिल स्पीकर दूसरे वो हैं जो तमिल स्पीकर हैं, 18% के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। ठीक है, तमिलों के भी अपने 2 ग्रुप्स हो गए हैं। जो तमिल हैं वो तमिलों में 2 ग्रुप हैं। एक तमिल जो है वो श्रीलंकन तमिल है। ठीक है, और एक जो है वो तमिलनाडु से या इंडियन तमिल कहलाते हैं।
ठीक है। तो तमिल जो थे जो तमिल नेटिव्स हैं, ठीक है, ऑफ द कंट्री, जो तमिल नेटिव्स हैं देश के, उन्हें कहा जाता है श्रीलंकन तमिल ना। कुल 18% हैं, उसमें से श्रीलंकन तमिल कितने हैं? 13%। बचे कितने? 5%। ठीक है। तो रेस्ट हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया, ये 5% वो हैं जिनके फादर कहाँ से आए थे? इंडिया से चाइना श्रीलंका गए थे। दे आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। ठीक है। तो इन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंडियन तमिल एंड श्रीलंकन तमिल। ओके, तो ये ठीक है। तो इस तरह से जो है इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल के रूप में डिवाइड हैं। 13% उसमें से श्रीलंकन तमिल्स हैं जो श्रीलंका के नेटिव्स हैं, और जो भारत से तमिलनाडु से गए हैं श्रीलंका, वो इंडियन तमिल कहलाते हैं। उनकी पॉपुलेशन 5% के आसपास है। ठीक है। यू कैन सी इन द मैप श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंकन तमिल हैं वो देश के नॉर्थ और ईस्ट वाले हिस्से में, ठीक है, अगर उसे श्रीलंका के उस पे मैप पे देखा जाए, श्रीलंका के जो है उस पे मैप पे अगर देखें तो क्या मालूम होता है कि जो श्रीलंका का जो श्रीलंका का नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ बेसिकली श्रीलंकन तमिल्स जो है रहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द सिनला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। और इसके अलावा अधिकतर जो सिन्हला बोलने वाले लोग हैं वो एथनिसिटी में बुद्धिस्ट हैं ना, बौद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं। वाइल जबकि बाकी जो तमिल्स हैं, जो इंडियन तमिल्स हैं, वो हिंदू या मुस्लिम के रूप में हैं। ठीक है। सो लगभग 7% क्रिश्चियंस भी यहाँ रहते हैं। ठीक है, जो कि तमिल भी हैं और सिन्हला भी हैं, मतलब वो तमिलों में भी शामिल हैं और सिन्हलाओं में भी शामिल हैं। 7% क्रिश्चियंस की जगह है यहाँ पे। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। ये एक डिटेल था श्रीलंका के बारे में। अब आप इन चीज़ों को देखिए और फील करिए क्या सिचुएशंस दोनों के बीच में हो सकती हैं। ठीक है, कि बेल्जियम जो है, बेल्जियम में डच कम्युनिटी कुड टेक द एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी। ठीक है, क्योंकि डच ज़्यादा लोग रहते हैं तो क्या कर सकते हैं, वो एडवांटेज ले सकते हैं अपनी न्यूमेरिक मेजॉरिटी की वजह से, एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। और वो अपनी, ठीक है, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाली जनसंख्या के ऊपर अपनी शर्तें थोप सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। एक ये कंडीशंस हैं। ठीक है, दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज़ फर्दर। अब इससे क्या होगा कि जबरन अगर डच बोलने वाले लोग फ्रेंच कम संख्या में उनके ऊपर अपने थोपेंगे अधिकार ना, आदेश थोपेंगे, तो एक कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। और ये कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ कर के, ठीक है, मैसी पार्टीशन क्रिएट कर सकता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के रूप में पार्टीशन हुआ, ऐसे देश का बंटवारा हो सकता है। सो ये जो दोनों साइड्स हैं, ठीक है, दोनों ही जो हैं कंट्रोल क्लेम करते हैं कंट्रोल को लेकर के ब्रसल्स के ऊपर ना। वहीं श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में जो सिन्हला कम्युनिटी है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा राइट्स को एंजॉय करती है। ठीक है, सिन्हला कम्युनिटी, क्योंकि वो 74% हैं, तो वो ज़्यादा कर सकते हैं, इवन बिगर मेजॉरिटी। ओके, एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कम्युनिटी। और वो सबसे ज़्यादा होने के नाते वो अपनी राय जो है दूसरों के ऊपर थोप भी सकते हैं। सो अब हमें यहीं पे देखना है आगे के लेक्चर में कि क्या एक्चुअली होता है इन दोनों देशों के साथ में। अपनी एथनिक कॉम्पोजिशन से कौन देश कैसा फ़ायदा उठाता है और कौन देश कैसे फ़ायदा नहीं उठाता है। एथनिक कॉम्पोजिशन किसके लिए एक कर्स प्रूव हो जाता है, और एथनिक कॉम्पोजिशन या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किसी के लिए कैसे एक ब्लेस प्रूव हो जाता है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप एथनिक कॉम्पोजिशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप कलेक्ट करके एक आंसर के रूप में फॉर्म कर लेंगे श्रीलंका और बेल्जियम दोनों के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
please keep watching the video. The much you would watch the video, okay, उतना ज़्यादा ही मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं और वीडियोस बनाऊं और उतनी ज़्यादा इंथुजियाज्म के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूं. Okay, so students, enjoy yourself, study hard, and stay at home. Come out, just come out from your house when it is necessary. Okay, thank you. Enjoy yourself.